तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एस्टेट का जो एग्ज़ाम है आपका वो अब 8 फरवरी 2025 और 9 फरवरी 2025 को होने वाला है। 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम पीजीटी लेवल का होगा और 9 फरवरी को आपका एग्ज़ाम 9 फरवरी 2025 यानी कि संडे को आपका एग्ज़ाम जो है टीजीटी और प्राइमरी लेवल का होने वाला है। इसके लिए क्या है कि एस्टेट एग्ज़ाम के लिए हमने सीडीपी की एक नई सीरीज़ तैयार की है, जिसमें हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि टॉपिक वाइज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट भी अपने चैनल के ऊपर बनाई है, तो वहाँ से आप हर एक टॉपिक वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को जो है देख सकते हैं। आज ये हमारा जो है सेकंड टॉपिक रहेगा। सेकंड टॉपिक के अंदर हम फ्रॉड के आईडी, ईगो, सुपर ईगो से संबंधित जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो एस्टेट के किसी भी लेवल के लिए, किसी भी लेवल यानी कि प्राइमरी लेवल, टीजीटी लेवल या फिर पीजीटी लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने जो सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चंस हैं उनको ही इसके अंदर हमने सेलेक्ट किया है, और इन्हीं में से जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। तो ये हमारा सेकंड लेवल रहेगा, सेकंड वीडियो रहेगा। और इससे पहले का जो वीडियो है या एस्टेट से संबंधित जितने भी वीडियो है वो आप हमारे प्लेलिस्ट से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए क्या है कि जैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो तैयार हो नए टॉपिक के ऊपर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक को। यहाँ पे फ्रॉड का जो है हम आईडी, ईगो, जिसको हम ईदम बोलते हैं, अहम बोलते हैं और प्राहम बोलते हैं, तो उससे संबंधित जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फ्रॉड जो है, फ्रॉड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रॉड के अनुसार क्या है कि कौन सा सिद्धांत जो है वो सुख के आधार पर जो है कार्य करता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं एक बार पहले। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन आपका ईगो, दूसरा सुपर ईगो और तीसरा आईडी और चौथा चेतन मन। तो इसमें क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है कि हमारा जो है फ्रॉड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुख के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं ईगो, सुपर ईगो, आईडी और चेतन मन, यानी कि अहम, परा अहम, इदम और चेतन मन। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, इदम, यानी कि आईडी जो है फ्रॉड के अनुसार जो है व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आपका आईडी। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉड के सिद्धांत से, वो है ईगो का मुख्य कार्य क्या है। तो वो है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, नैतिक मानकों का पालन करना, पहले बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आईडी की इच्छाओं और सुपर ईगो के प्रति बंदों के बीच संतुलन बनाना और अंतर्ज्ञान को प्रदर्शित करना। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो भी क्या रहेगा, सी, यानी कि इदम और परा अहम के बीच में जो है प्रतिबंधों के बीच, जो उनके बीच में प्रतिबंध होते हैं उनके बीच में संतुलन बनाने का काम करती है ईगो, यानी कि अहम जो है वो इदम और परा अहम के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से, वो है हमारा फ्रॉड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक सबसे अंत में विकसित होता है। इदम, अहम, पराहम, सुपर ईगो जिसको बोलते हैं, पराहम और सभी एक साथ विकसित होते हैं। तो थर्ड का जो राइट आंसर रहेगा वो भी आपका रहेगा सी, यानी कि सुपर ईगो जो है वो आपका क्या है कि व्यक्तित्व का वह घटक है जो सबसे अंत में विकसित होता है, यानी सबसे पहले विकसित होता है आपका आईडी, उसके बाद ईगो, उसके बाद नंबर आता है सुपर ईगो का। तो सुपर ईगो आपका अंत में आपका विकसित होता है। तो इसमें एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक आपका ऑप्शन ज़रूर सही रहेगा, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है उससे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चंस आपके हैं उनका भी रिवीजन जो है आप अच्छे तरीके से करके जाएं, क्योंकि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलने वाला है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो है सुपर ईगो जो है वो उस समाज के मूल्यों और नैतिकताओं को कैसे समाहित करता है जिससे बच्चा सीखा है, जिससे बच्चा क्या है सीखा है। तो माता पिता से, साथियों से, मीडिया से और उपरोक्त सभी।
तो फोर्थ का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। तो इसमें आपका डी जो है राइट आंसर आएगा, मतलब कि माता पिता से भी, साथियों से भी, मीडिया से भी, तो उपरोक्त सभी। उसके बाद यानी कि मूल्य और नैतिकता जो है वो समाहित होती है। मूल्य और नैतिकता को जो सीखता है वो माता पिता से भी सीखता है, साथियों से भी, मीडिया से भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, निम्नलिखित में से ईदम का सबसे अच्छा यानी आईडी का सबसे अच्छा वर्णन किसके अंदर किया गया है? तार्किक और संयमित, नैतिकता पर आधारित, अराजक और आवेगी, और चिंतनशील और नियंत्रित। तो पाँचवें का जो राइट आंसर आपका वो रहेगा सी, अराजक और आवेगी। मतलब कि ईदम को जो सही तरीके से दिखाता है वो है अराजक होना और आवेगी होना। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है ईगो के बारे में, अहम के बारे में। तो ईगो खालिस्तान सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कार्य करता है? वास्तविकता, सुख, नैतिकता और इच्छा। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ए, वास्तविकता। तो ईगो जो है आपका वास्तविकता के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वास्तविकता, यानी कि ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसी टॉपिक से, वो है सुपर ईगो के बारे में, परायहम के बारे में। परायहम का मुख्य कार्य क्या रहता है? इच्छाओं को पूरा करना, आईडी और ईगो के बीच मध्यस्थता करना, और नैतिक मानकों को लागू करना, और तार्किक विचार करना। तो सातवें का जो है राइट आंसर आपका रहेगा सी, नैतिक मानकों को लागू करना। तो सुपर ईगो का मुख्य कार्य रहता है नैतिक मानकों को लागू करना, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट इसी टॉपिक से वो है, यदि आईडी जो है बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है तो व्यक्ति में क्या व्यवहार हो सकता है? तार्किक व्यवहार, अति आत्म नियंत्रण, आवेगता और स्वार्थ, और नैतिक तर्क। तो आठवें का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे सी रहेगा। तो जब बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है तो वहाँ पे आवेग उस व्यक्ति के अंदर आने लग जाता है, जिसके अंदर ईदम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो उसमें आवेग और स्वार्थ दोनों ही भावनाएं जो है उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ईगो के बारे में सच्चा है? यह मूल प्रवृत्तियों का स्रोत है, यह पूरी तरह से अचेतन है, यह ईदम की जो है इच्छाओं को संतोषजनक तरीके से पूरा करने में मदद करता है, और यह सुपर ईगो के समान है। तो नौवें का जो है राइट आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि ईदम की जितनी भी इच्छाएं होती है उनको संतोषजनक तरीके से पूरा करने में जो है ईगो यानी कि अहम जो है मदद करता है। तो सी जो है आपका राइट आंसर आएगा। तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉइड के अनुसार चिंता तब उत्पन्न होती है जब कौन से घटकों में संघर्ष होता है? आईडी और ईगो के बीच में, यानी कि ईदम और अहम के बीच में, अहम और पराअहम के बीच में, और ईदम और पराअहम के बीच में, या फिर सभी तीनों घटकों के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ईदम और सुपर ईगो के बीच में जब क्या होता है, संघर्ष होता है, तब फ्रॉइड के अनुसार क्या है कि चिंता उत्पन्न होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका सी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईगो यानी कि अहम द्वारा उपयोग की जाने वाली रक्षा तंत्र नहीं है? उसमें आपका दमन, जिसको रिप्रेशन बोलते हैं, इनकार, डिनाइल, उसके बाद स्थगन, जिसको पोस्टपोनमेंट बोलते हैं, और तर्क यानी कि रैशनलाइजेशन। तो इसका जो 11th का जो राइट आंसर है वो रहेगा स्थगन, यानी कि पोस्टपोनमेंट। तो पोस्टपोनमेंट के अंदर क्या रहता है? ईगो द्वारा उपयोग की जाने वाली रक्षा तंत्र ये नहीं है, बाकी तीनों इसके अंदर आएंगे, यानी कि दमन भी आएगा, रिप्रेशन भी आएगा, डिनाइल भी आएगा, इनकार करना, और रैशनलाइजेशन भी जो है लास्ट में आता है, अंत में आता है इसमें। और स्थगन नहीं आएगा, पोस्टपोनमेंट इसके अंदर नहीं होता। तो इसका ये राइट आंसर रहेगा स्थगन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडी के साथ सबसे अधिक संबंधित क्या है? तो वो तर्क और तर्कशीलता, मूल प्रवृत्तियों और प्रेरणाएं, नैतिक मानक, सामाजिक मानदंड। तो 12 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा बी, मूल प्रवृत्तियाँ और प्रेरणाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आपको जो है पहले आ चुका है, तो इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें। हर एक क्वेश्चन मैंने बताया कि इसमें से इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से आपका एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा। हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, रिवाइज करके जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉइड का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चे जो है अपने सुपर ईगो यानी कि पराअहम को किस विकासात्मक चरण के दौरान विकसित करते हैं? मौखिक चरण, आंतरिक चरण, जन्नांग चरण और मौन चरण। पहले बहुत बार जो एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ओरल स्टेज, अनाल स्टेज,
फेलिक स्टेज और लेटेंसी स्टेज। तो 13 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जननांग चरण यानी कि फेलिक स्टेज के अंदर। तो फेलिक स्टेज के अनुसार क्या है कि बच्चे अपने सुपर ईगो को क्या करते हैं, सुपर ईगो को विकासात्मक चरण के दौरान विकसित करते हैं जननांग चरण के अनुसार यानी कि फेलिक स्टेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद रक्षा तंत्र का क्या है कि मुख्य कार्य क्या रहता है, तो आईडी यानी कि ईदम की प्रवृत्तियों को मजबूत करना, ईगो को चिंता से बचाना, सुपर ईगो के प्रभाव को मजबूत करना और सामाजिक इंटरेक्शन में सुधार करना। तो 14 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा बी, ईगो को चिंता से बचाना। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से, तो वो है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको कि हर एक टॉपिक से जो हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे तैयार किया है और हर एक टॉपिक के जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं में से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो नए टॉपिक के लिए क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण है। इसमें डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है कि पहला जो ऑप्शन आपका है, बच्चा गुस्से में बौखला जाता है, एक व्यक्ति अपनी साथी पर चिल्लाता है जबकि उसका दिन खराब हो, एक छात्र अपनी परीक्षा में असफल होने का दोष शिक्षक पर डालता है, एक व्यक्ति एक आघातकारक घटना को भूल जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है कि इसमें 15 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, एक व्यक्ति अपने साथी पर चिल्लाता है जब उसका दिन खराब हो। तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का एक उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें 16 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो कौन सा है, तो इसमें दमन के बारे में है। दमन की अवधारणा का क्या अर्थ है, अवांछित विचारों को अचेतन में धकेलना, उसके बाद सामाजिक रूप से अस्वीकृत प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करना, उसके बाद असुविधाजनक भावनाओं को स्वीकार करना, उसके बाद वास्तविकता को स्वीकार करना। तो 16 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा ए, अवांछित विचारों को अचेतन में धकेलना, ये दमन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलने हैं, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते चलें, रिवाइज करते चलें। फ्रॉइड के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व का कौन सा भाग बच्चों के अनुभव से सीधा जुड़ा होता है, जिसमें आ गया ईगो जिसको आप अहम बोलते हैं, आईडी जिसको आप ईदम बोलते हैं, और सुपर ईगो जिसको पराहम बोलते हैं, या उपरोक्त सभी। तो 17 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा बी। तो बी क्या है आपका, फ्रॉइड के सिद्धांत के अनुसार क्या है कि व्यक्तित्व का कौन सा भाग यानी कि आईडी वाला भाग, ईदम वाला भाग जो है बच्चों के अनुभवों से सीधे रूप से क्या है कि जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति जो है कुछ गलत करने के बाद अपराध बोध महसूस करता है तो उनके व्यक्तित्व का कौन सा घटक उस भावना को प्रभावित कर रहा है, ईदम, अहम या फिर पराहम या फिर अचेतन मन। यानी कि कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है और अपराध बोध महसूस करता है तो उसके व्यक्तित्व में क्या है कि कौन सा घटक जो है उस भावना को प्रभावित कर रहा है। तो 18 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा सी, यानी कि नैतिकता, जब वो जान जाता है उस नैतिकता के बारे में, तो नैतिकता जो पार्ट है वो सुपर ईगो का यानी पराहम, तो पराहम वो शो कर रहा है, इसमें सी जो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो या फिर चेतन मन। तो 19 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा आईडी यानी कि ईदम। तो ईदम के अंदर क्या है कि सुख के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से यानी कि सुख की जो लालसा होती है वो ईडी के अंदर यानी कि आईडी के अंदर जो आपको देखने को मिलेगी, ईदम के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड के ही सिद्धांत से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा विकासात्मक चरण मुंह के चारों ओर राहत के सुख से संबंधित है, जननांग चरण, आंतरिक चरण, मौखिक चरण और जननांग चरण। तो इसका जो 20 का जो राइट आंसर आपका वो रहेगा मौखिक चरण। पहले ही बहुत बार जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसमें एक ऑप्शन जो है 2 बार रिपीट हो गया है, ये कोई और ऑप्शन इसके अंदर आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा मौखिक चरण। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर ईगो पराहम के बारे में है। सुपर ईगो के अत्यधिक प्रभावी होने पर क्या परिणाम हो सकता है, अनुशासन की कमी, अत्यधिक अपराध बोध,
चालाक व्यवहार और आवेगता, यानी कि सुपर ईगो पराहम जो है अत्यधिक जब प्रभावी हो जाता है तो उसमें अनुशासन की कमी हो सकती है, अत्यधिक अपराध बोध हो सकता है, चालाक व्यवहार हो सकता है या आवेगता। तो 21 का जो है राइट आंसर रहेगा अत्यधिक अपराध बोध, यानी कि थोड़ा सा भी कोई काम करे कोई व्यक्ति तो उसको लगेगा, अगर उसमें छोटी मोटी भी कोई गलती हो जाए, थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए, तो उसके अंदर ही वो अपने आप को क्या है कि अपराध बोध से घेर लेता है, जब उसके अंदर सुपर ईगो की भावना बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। तो बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिगमंड फ्रॉइड के ही आईडी ईगो और सुपर ईगो के थ्योरी थे, तो वो है साइक्लोटिक सिद्धांत में व्यक्तित्व का वह भाग जिसे अक्सर नैतिक कंपास कहा जाता है, वो किसका पार्ट होगा? आईडी का यानी कि अहम इदम का, उसके बाद ईगो यानी अहम, सुपर ईगो पराहम या फिर प्राचीन आत्म। तो 22 का जो है राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सुपर ईगो का। तो साइकोलोटिक सिद्धांत में व्यक्तित्व का विभाग जिसे अक्सर नैतिक कंपास, नैतिकता की जहाँ पे बात आ जाए तो उसको आपको ध्यान में रखना एग्जाम के अंदर भी, वो आपका पार्ट होता है किसका? वो होता है आपका सुपर ईगो का पार्ट। उसके बाद तो इसमें राइट आंसर आपका रहेगा सुपर ईगो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट की, वो है किस व्यक्ति को आईडी ईगो सुपर ईगो की अवधारणाओं का निर्माता माना जाता है? कार्ल यूंग को, ये जंग नहीं है, यूंग, कार्ल यूंग को, या फिर अब्राहम मास्लो को, या सिगमंड फ्रायड को, या फिर एरिक्सन को। सभी की थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक मैंने बताया कि एक ऑप्शन आपका जरूर राइट रहेगा, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उनकी थ्योरीज को या फिर उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको रिवीजन जरूर करके जाएं। तो आईडी ईगो सुपर ईगो की उदाहरणों के निर्माता आपको पता ही है सिगमंड फ्रॉइड, तो सी जो है आपका राइट आंसर आएगा। 23 का जो है सी आपका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ईदम और पराहम के बीच जो संघर्ष होता है, यानी आईडी और सुपर ईगो के बीच संघर्ष होता है, तो ईगो क्या करता है? आईडी को अनदेखा करता है, चिंता को कम करने के लिए रक्षा तंत्र का उपयोग करता है, आईडी के साथ पक्ष लेता है, उसके बाद अधिक संघर्ष पैदा करता है। तो 24 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा वो रहेगा बी, चिंता को कम करने के लिए रक्षा तंत्र का उपयोग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर ईगो का मुख्य कार्य क्या है? इच्छाओं को पूरा करना, आईडी और ईगो के बीच मध्यस्थता करना, नैतिक मानकों को लागू करना, तार्किक विचार करना। तो 25 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे सी, नैतिक मानकों को लागू करना, क्योंकि नैतिकता की जहाँ पे बात आती है तो वो सीधा सीधा क्या है? सुपर ईगो से जुड़ा है। तो सुपर ईगो का मुख्य कार्य यानी पराहम का मुख्य कार्य नैतिक मानकों को लागू करना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका इदम अहम और पराहम के बीच यानी आईडी ईगो सुपर ईगो के बीच असंतुलित संबंध हो तो क्या परिणाम हो सकता है? स्वस्थ व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक विकार, भावनात्मक स्थिरता, और इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा मनोवैज्ञानिक विकार, यानी साइकोलॉजिकल जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो तभी होती है जब आईडी ईगो सुपर ईगो के बीच में आपका सही तरीके से संतुलन ना हो, यानी असंतुलित हो, इनके बीच में संबंध आपका असंतुलित हो, तभी आपको मनोवैज्ञानिक विकार हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आपका ईगो से रिलेटेड, अहम से रिलेटेड, ईगो का मुख्य रूप से किस प्रकार द्वारा जो है प्रेरित होता है? सुख के द्वारा, वास्तविकता के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, या फिर अराजक व्यवहार के द्वारा। तो 27 का जो है आपका राइट आंसर रहेगा बी, वास्तविकता। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को अपने 3 भागों में विभाजित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा उस भाग में नहीं है? तो इदम तो है ही, आईडी भी है, ईगो भी है, सुपर ईगो भी है, चेतन नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चेतन, यानी कि डी जो आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी 3 उसके पार्ट हैं ही, ईगो, आईडी और सुपर ईगो। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह है ईगो का कार्य बच्चों के प्रारंभिक विकासात्मक चरण में क्या होता है? तो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, इसमें ईगो के बारे में पूछा हुआ है। तो ईगो का जो कार्य बच्चों के प्रारंभिक विकासात्मक चरण में क्या रहेगा? वो रहेगा तार्किक समाधान प्रदान करना, उसके बाद सुख के मूल प्रवृत्तियाँ, परिणामों का मूल्यांकन करना और नैतिक व्यवहार को लागू करना। तो 29 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा बी, सुख के मूल प्रवृत्तियाँ। तो ईगो का कार्य क्या रहता है? बच्चों के प्रारंभिक विकासात्मक चरण में सुख की मूल प्रवृत्तियाँ उनके अंदर पैदा करना होता है। उसके बाद
लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से। और मैंने पहले भी एक बात कही है आपको कि एक ऑप्शन के बाद जितने बाकी ऑप्शंस आपके बचते हैं उनसे रिलेटेड भी जितने क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर आप दोहराएं, उनका रिवीजन ज़रूर करें। और बाकी तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएगा। हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया है। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी अवधारणा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसमें एक उत्तेजना को सुरक्षित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है? प्रक्षिप्ति, जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रतिक्रिया गठन, रिएक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, या फिर उचितकरण सब्लिमेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, विस्थापन के अंदर क्या होता है, इस अवधारणा में क्या है कि जिसमें वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या है कि एक उत्तेजना को सुरक्षित लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। तो ये है 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिगमंड फ्रॉइड के आईडी, ईगो और सुपर ईगो के जो सिद्धांत है उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं। और PYQ इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा हैं जो पहले भी एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ में एक ऑप्शन के बाद बाकी जो ऑप्शन बचते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं उनका रिवीजन आप ज़रूर करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर करें, ताकि हर एक का जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम सुपर ईगो या फिर इससे रिलेटेड जो आपके सिद्धांत हैं सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो वो आराम से जो है वो आप सोल्व कर सकें। तो वीडियो को ज़्यादा क्या करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।